किसका मैनेजमेंट, क्रॉप का मैनेजमेंट करेंगे, तो वो एग्रीकल्चर कहलाएगा ना। क्रॉप हो गया, यस लाइव मैम, स्टॉक, फार्मिंग, फिशरीज, मतलब जो भी एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, फार्म से रिलेटेड है, उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक ना। बेसिकली देखो, आप सभी को वैसे पता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। एग्रीकल्चर जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं वो? एग्रीकल्चर ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ठीक है ना, लेटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। अब इसमें क्या होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है एजर, AGER, एजर, और एग्री भी होता है, या तो एजर या तो एग्री, लेकिन मेनली हम क्या देखते हैं, एजर को देखते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, कल्चरा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या होता है, एजर का मतलब सॉइल, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन करना, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं और सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है एग्रीकल्चर में कि हम सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप को मैनेजमेंट, क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, अगर हम एक बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो। लेकिन हम एग्रीकल्चर को और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस। एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट है, साइंस है और बिजनेस है। अब ये आर्ट किसके लिए होगा, साइंस किसके लिए होगा और बिजनेस किसके लिए होगा? जैसे आप बताइए, एक फार्मर है ना। हमारे घर में पापा जी लोग, जितने भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पापा जी लोगों को किसी ने आके बताया क्या कि आप इतनी स्पेसिंग रख लो, इतनी डेप्थ रख लो, है ना। अगर जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे सनी विंटर सीजन है, तो जिस साइड से सनरेज आ रही हैं उस साइड पे हम क्रॉप को ग्रो करेंगे। और अगर मान लीजिए वार्म कंडीशन है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे सनी कंडीशन है तो हम जिस साइड से सैड है उस साइड पे हम सोइंग करेंगे। तो ये सब हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पापा लोगों ने कभी बुक उठा के पढ़ी है क्या? जितने जिनके भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर जब आप ELP में फार्मर्स के पास में गए होंगे, तो उनको कभी किसी साइंटिस्ट आया, उनको बताया क्या? पर उनके क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। जब से उन्हें 10,000 ईयर अगो से उन्होंने, जब से फार्मिंग स्टार्ट करी, उनके जो एक्सपीरियंस है उनको वो कलेक्ट करते गए, और उस बेसिस पे उन्होंने ये पूरा बना लिया कि अच्छा हम इतनी डिस्टेंस रखेंगे तो बेटर रहेगा, हम इस क्रॉप के साथ में ये इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये क्या है, ये उनका आर्ट है। जैसे पहले के टाइम में आप देखते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा जो मॉडर्न मैकेनाइजेशन नहीं था, ठीक है ना, मॉडर्न मैकेनाइजेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या बनाया कि बैल के साथ में वो हल लगा करके उन्होंने सोइंग स्टार्ट कर दी, है ना। बहुत सारे वो छोटे छोटे से इक्विपमेंट होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, एक ढोकली टाइप का भी होता है ना। तो वो सारी चीजें उन्होंने खुद से बनाई, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के आर्टिस्ट हैं, है ना। अदरवाइज आज ये इतना मॉडर्न मैकेनाइजेशन हुआ है, आज से ड्रिल आई है, पर पहले वो कैसे कर रहे थे, तो वो उनके पास में खुद वो आर्ट था। तो एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए एक आर्ट है, उन्हें कोई साइंस नहीं पता कि अगर आप 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर अगर आप सोइंग करेंगे, है ना। अच्छा चलिए बताइए सबसे पहले कि जैसे हम बोलते हैं कि 3 से, एग्जाम्पल यही ले लीजिए, 3 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे सोइंग करनी है, ठीक है ना। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? मैम उसके साइज के बेस, सीट के साइज के बेसिस पे। सीट के साइज के बेसिस पे भी डिसाइड होता है। कितना टाइम रखते हैं डायमीटर के, सीट के डायमीटर का कितना डायमीटर, सीट के डायमीटर का आई थिंक 2 या 3 टाइम है, एक बार देख लीजिएगा, मैं भी बता दूंगी, 2 to 3 टाइम। जितना सीट का डायमीटर होता है उसका 2 या 3 टाइम करके हम फिर सोइंग करते हैं। एक बार देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इतना ही है, डायमीटर के बेसिस पे देखते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कॉटिलेडन के बेसिस पे, ठीक है ना, कि इसकी कॉटिलेडन की लेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा कॉटिलेडन की लेंथ होगी उतना ही हम डेप्थ में सोइंग करेंगे, ताकि वो क्या हो सके, अच्छे से इमर्ज हो सके। मैम कोटिलीडन है या कोलियोप्टाइल? कॉलियोप्टाइल, सॉरी कॉलियोप्टाइल के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरा डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट थोड़े से यहाँ पे, ये वाला थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, मैं भी बता दूंगी, ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था।
बट मैं आपको ही बता रही हूँ। तो ये तो उनको सारी चीजें पता नहीं थी ना, तो उनको क्या हुआ, जितने भी उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे ना, उसके बेसिस पे उन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट करी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फार्मर है उनके लिए आर्ट है। अब साइंस किसके लिए है, जैसे कि अभी हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, है ना, या फिर जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, है ना, जो कि किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने कोई भी नई चीज इन्वेंट करी है ना, कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो वो हर चीज को एक लॉजिक लगा के देख रहे हैं। जैसे उस दिन हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था फर्व इरिगेशन, है ना, एक इरिगेशन का टाइप है, और दूसरा इसी का जो सोइंग होती है तो उसे हम ब्रॉड वेट फरो बोल देते हैं, उसी के सोइंग के टाइप को। तो उन्होंने पहले समझा होगा, पूरा साइंस देखा होगा कि अच्छा मेज जो है वो वाटर सेंसिटिव क्रॉप है, तो हम इसे क्या करते हैं कि हम इसे थोड़ा सा ऊपर सोइंग करते हैं और नीचे से पानी को बहने देते हैं। तो उन्होंने वहां पे साइंस का एप्लीकेशन किया, ठीक है ना। तो ये साइंस किसके लिए है, जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, है ना, जो इस पे वर्क कर रहे हैं। और बिजनेस किसके लिए है, एग्रीकल्चर। मैम जो मोस्टली लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं मार्केट पर्पज के लिए। हाँ, जो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही होता है कि मैम कोई आएगा कॉन्ट्रैक्टर, वो तुम्हें पैसा देगा, तुम उसके हम्म। बेसिस पे प्रोडक्शन करोगे, फिर वो तुम्हारा प्रोडक्शन खरीदेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो आता है एक वर्ड जो होता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। क्या वर्ड आता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए अब हमारे यहाँ पे, जैसे कि आपने बताया, ठीक है ना, कि फार्मर है वो ग्रो करेगा और आएगा कोई भी, मतलब आएगा और खरीद लेगा। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो कि गांव होता है ना, वहां पे बहुत सारे साहूकार आते हैं, जो कि आते हैं, क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाती है ना, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, उसकी थ्रेशिंग भी हो जाती है, उसके बाद में वो आते हैं और लेकर के चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे उनके बीच में एक वो चलता है, वो बोलेंगे अरे भाई इतने का ले लो, वो बोलेंगे नहीं इतने का ले लो। तो क्या वो साहूकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, क्या नो वो मैम। साहूकार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, देखा होगा आप लोगों ने। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जिनकी बड़ी बड़ी किराना वगैरह की दुकानें होती है ना, वो क्या करते हैं, साहूकार का भी काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ के फार्मर्स की थ्रेसिंग हुई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग हुई, उसके बाद में वो घर घर जाएंगे और बोलेंगे कि भाई इतना क्विंटल है, इतने पे हम लगा देंगे, पापा लोग कहेंगे नहीं इतने पे नहीं, इतने पे हम देंगे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, नो मैम। नहीं है ना। क्यों नहीं है, इसमें भी तो एक वायर है और इसमें भी एक सेलर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों नहीं हुई, वो मैम इसलिए इसमें नहीं हुई कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि, फार्मिंग में लीगल डॉक्यूमेंटेशन का। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन चलता है पूरा, जैसा कि हम वो देखते हैं ना, बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, तो वो 50 रुपीज, 50 रुपीज वाले वो जो आते हैं ना लीगल पेजेस, है ना, या 100 वाले पेजेस आते हैं, उसमें पूरा एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो वायर है वो कोई भी कंपनी हो सकती है ना, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है ना। यहाँ पे ये बताएगा सेलर, सेलर कौन रहेगा, यहाँ पे फार्मर रहेंगे। सेलर कौन रहेगा, जो फार्मर है वो आपके सेलर रहेंगे, और जो कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वायर रहेगा, वो फार्मर को बताएगा कि हमें इतना क्विंटल प्रोड्यूस चाहिए है, ये प्रोड्यूस चाहिए है, इस वेराइटी का चाहिए है ना, इस टाइम पे चाहिए है, सारा चीजें, मतलब चीजें एकदम डॉक्यूमेंटेड रहेंगी। और फिर वो बताएगा कि भैया हम पर क्विंटल के बेसिस पे इतना लेंगे, है ना, पर क्विंटल के मतलब एक क्विंटल का इतना रुपीज हम देंगे, है ना। तो ये क्या होता है, वायर के साइड से सारी चीजें होती हैं। फिर सेलर के साइड से क्या होता है, सेलर ये बोलता है कि भाई आप हमें इतने में नहीं इतने में दो, है ना। तो इस टाइप का पूरा उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद में जो भी फाइनलाइज होता है उसका एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है,
ठीक है ना। अच्छा आप एक बात बताइए, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना, इसे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदेमंद है, घाटा है इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में, ये समझ गए ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदेमंद है या घाटे वाली है? मैम इसको एक मतलब लिमिटेड अमाउंट में किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिमिटेड अमाउंट में। जब भी ऐसा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो वो तो और लार्ज स्केल पे हो जाती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैम लेस शुगर कंपनी केन है। होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? क्या? हाँ, शुगर केन हो सकता है कुछ भी, फार्मिंग? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन आपकी जो वीट क्रॉप है ना, उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जा सकती है और होती है। वीट हो गया, मैं आपकी कोई भी क्रॉप है उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं इसी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जाएगी। यस मैम। वो मैम कैश क्रॉप एक दूसरा वर्ड आता है। हाँ बताइए। मैम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऑल क्राफ्ट की हो सकती है, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाँ मतलब प्रॉब्लम जो अभी किसान बिल आए थे 3, हाँ। तो उसमें शायद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही का इशू था, तो अच्छा। इसीलिए किसान अपोज कर रहे थे इनको। हम्म, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मैं फायदे बता रही हूँ, मैं घाटे बता रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। देखो, सबसे बड़ा अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फार्मर्स के लिए ये एडवांटेजेस होता है कि उनको अब हर जगह पे ऐसा नहीं है, उनको एक पता है कि अगर हमारा इतना प्रोड्यूस होगा, है ना, प्रोड्यूस होगा, तो अब इसको कोई खरीदने वाला है ना। उन्हें कहीं इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अपने पापा जी लोग होते हैं वो मंडी लेकर जाते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, इनके पास में ये पता है कि इतना हमारा प्रोड्यूस होगा तो सीधा चला जाएगा। दूसरा, मान लीजिए कि जो इनका जो प्राइस डिसाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, वो 1700 रुपीज पर क्विंटल डिसाइड हुआ, और एमएसपी मान लो 1500 रुपीज पर क्विंटल है ना, तो फार्मर को हर क्विंटल पे 200 रुपए का फायदा हो गया। तो यहाँ पे फायदेमंद हो जाती है। दूसरा फायदेमंद क्या हो जाता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें इस टाइप की भी, मतलब 3-4 टाइप की अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो उसमें ये भी रहता है कि सारे सीड वेराइटीज हो, सीड हो गया, है ना, और फर्टिलाइजर हो गया, और जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगनी है उसके जितना भी संसाधन है, सारे वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो फार्मर को यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ता। तो इस तरीके के फायदे होते हैं। लेकिन फार्मर्स के लिए घाटा कहाँ का आता है? ये आता है कि मान लीजिए एमएसपी है 1500 रुपए, और इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1300 रुपए में, 1300 रुपए में। तो यहाँ पे ये घाटा हो जाता है कि अब एमएसपी पे अगर बेचते, है ना, तो इनको 200 रुपए का फायदा होता। लेकिन अब इनका कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते, इसलिए इनको 200 रुपए का घाटा हो गया। तो ये तो होते हैं फार्मर्स के लॉस एंड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब बायर के क्या लॉस और प्रॉफिट होते हैं, है ना। इनका बायर का फायदा तो यही होता है कि ये एमएसपी से कम में, अगर जैसे 1300 का है ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट, और 1500 है तो इन्हें 200 कम में मिल गई, ये इनका फायदा हो गया। लेकिन लॉस क्या हो जाता है, कई बार फार्मर्स क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है ना, उसको वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ करके दूसरे किसी और वायर को हायर प्राइस में सेल कर देते हैं। तो वहां पे ये जो वायर होते हैं ना, उनके लिए घाटा हो जाता है। ठीक है ना। या फिर ऐसा हो जाए कि उन्होंने जो भी क्या बोलते क्वालिटी पैरामीटर दिए थे, है ना, उस क्वालिटी पैरामीटर के उनको नहीं मिले, प्रोड्यूस नहीं मिला, वहां पे भी घाटा हो जाता है। दूसरा, अगर फार्मर की किसी भी वजह से क्रॉप जो है वो डैमेज हो गई, है ना, या फिर क्रॉप उतनी नहीं आई, तो वहां पे भी उनको घाटा हो जाता है। तो ये कुछ घाटा बायर और सेलर को होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो फायदेमंद भी है और घाटा भी है। वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में, किस लीगल उनके क्या कंडीशंस रखी गई थी, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदेमंद भी है और घाटा भी है। ठीक ना। तो समझ में आया कि जो एग्रीकल्चर है वो किसके लिए आर्ट है, किसके लिए यस साइंस मैम। है। मैम क्वेश्चन ये आता है हाँ मैम, फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एडाप्ट क्यों नहीं करता है? हाँ, फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अडॉप्ट फार्मर नहीं करता, मेनली नहीं करते। उसे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन है कि फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मान लीजिए उनने इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, जैसे कि अब एक बात है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो लेंटिल है उसके ज्यादा हायर प्राइस होते हैं, है ना। और जैसे कि वीट है, दोनों रबी सीजन की क्रॉप है। एक हो गया आपका लेंटिल, एक हो गया आपका लेंटिल,
और दूसरा हो गया आपका वीट क्रॉप। दोनों ही क्या है, रवि सीजन के क्रॉप है। अब फार्मर के पास में ऑप्शन है, या तो वो वीट को ग्रो कर ले या तो वो लेंटिल को ग्रो कर ले रवि सीजन में, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वीट का, है ना, तो वीट का मान लीजिए उसने प्राइस रखा कॉन्ट्रैक्ट में 2100 रुपए, लेकिन लेंटिल का जो एमएसपी है आई थिंक कि 7000 के आसपास या 5000 प्लस है, देख लीजिएगा एक बार कितना है ना। तो अगर फार्मर बीट ना लगा करके लेंटिल लगाएगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो एक तो वो ये नहीं करना चाहता। दूसरा रीजन क्या है कि मान लीजिए कि उसने बोल दिया कि कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप है उसका उसको चाहिए 100 कुंटल या फिर 1000 कुंटल, मान लीजिए 1000 कुंटल चाहिए, है ना। अब मान लीजिए वो बायर जो है, वो कंपनी जो है, वो किसी वजह से बंद हो जाए, है ना, किसी वजह से वो लेने ना आए, तो ये इतने सारे प्रोड्यूस का करेंगे क्या, है ना। जैसे मान लीजिए वीट वगैरह तो इजीली बिक भी जाएगा, मान लीजिए इनने पटेटो कर लिया या फिर कोई और ऐसी क्रॉप कर ली जिसका आसपास में मार्केट नहीं है ना। बहुत सारी जगह होता है जिसमें हर जगह का, जैसे मान लीजिए कि अगर जबलपुर में रह रहे हैं और आपने कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप कॉटन बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, है ना, कॉटन का मार्केट नहीं है तो ये बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, इस वजह से वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साइड में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। मैम लेंटिल की एमएसपी करंट टाइम में है 6700 रुपये पर क्विंटल। कितनी है? 6700 रुपये पर क्विंटल। अच्छा, हाँ, वही 7,000 के अप्रॉक्स ना। समझ में आया कि बिजनेस किसके लिए है? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट है, साइंस है और बिजनेस है, फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर दी बिजनेस पर्पस। अब एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी क्या होता है? मैम एग्रोनॉमी is the branch of agriculture for the production of crop and management उसका करेंगे एग्रोनॉमी। और अच्छे से होता, आप तो एग्रोनॉमिस्ट बनने जा रहे हो, आपको तो एकदम बढ़िया सी ऐसी डेफिनेशन देनी चाहिए कि यार बिल्कुल मन खुश हो जाए। Science which deal with the principle and practices of soil, water, and crop management. बिल्कुल सही। एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड यहाँ पे आता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स में जैसे आपने पढ़े होंगे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ठीक है ना, इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर आप सीरियल ले रहे हैं एक मेन क्रॉप, तो उसके साथ में आपको इंटरक्रॉप लेग्यूम लेनी है। अगर आप डीप रूटेड क्रॉप ले रहे हैं मेन क्रॉप, तो आपको सैलो रूटेड क्रॉप लेनी है। अगर आप हैवी फीडर क्रॉप ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको जो कम फीडर क्रॉप है उसको लेना है ना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स है ना। प्रैक्टिसेस क्या है, प्रैक्टिसेस जैसे कि आपको सॉइल कंजर्वेशन करना है, ये प्रैक्टिसेस है ना। जैसे कि आपको सीड की सोइंग करनी है, ये प्रैक्टिसेस है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, ये प्रैक्टिसेस है। हार्वेस्टिंग करनी है, ये सारा प्रैक्टिसेस है। बीड मैनेजमेंट करना है, ये प्रैक्टिसेस है। तो हम यही सारी चीजें तो पढ़ते हैं ना एज अ एग्रोनॉमिस्ट। और क्या पढ़ रहे हैं हम, राइट? यस मैम। अगर हम इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इरिगेशन एक प्रैक्टिस है ना। तो एग्रोनॉमिस्ट का काम यही है कि वो प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के साथ डील करे, है ना, और एक बेस्ट आउटपुट लेकर आए, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बुक पढ़ते हैं। जब भी कभी भी डेफिनेशन एग्रोनॉमी की बतानी हो, हमेशा याद रखना कि हम प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बुक क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि एग्रोनॉमी ही है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के साथ में डील करना है, ताकि सॉइल, वाटर और क्रॉप को हम मैनेज कर सकें, सॉइल का ऑप्टिमम यूज हो,
है ना, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो सॉइल का, वाटर का, सॉइल एंड वाटर का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है या जो टुडे जनरेशन है उसको फीड करने के लिए सफिशिएंट क्रॉप क्या हो सके, हम प्रोड्यूस कर सकें, इस तरीके से हमें मैनेज करना है, और इनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। तो ये सारी बातों का ध्यान कौन रखता है, एग्रोनॉमिस्ट करता है ना। यस मैम। तो ये होता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है मैम। ग्रीक वर्ड। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं, ग्रोस प्लस नॉमी। एग्रोस प्लस, नॉमी। नोमोस। एग्रोस प्लस नॉमस है, यस मैम, नॉमस। NOMOS, नॉमस। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे से वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं ना। एग्रोस मतलब क्या होता है, फील्ड, और नॉमस मतलब क्या होता है, मैनेज करना। एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, फील्ड को मैनेज करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने शायद आपको एक बार और बताया था कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, यहाँ पे आई आ रहा है ना, तो पहले तो एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन जितना भी आई आता है एग्रोनॉमी में, है ना, एग्रोनॉमी से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और भी वर्ड्स होते हैं, तो ये लैटिन वर्ड से ड्राइव होता है, और जिसमें ओ आता है, जैसे एग्रोनॉमी में ओ आ रहा है, ये ग्रीक वर्ड होता है मेनली, है ना। मोस्टली मैं बात कर रही हूँ, हर की बात नहीं कर रही हूँ, पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी एक ट्रिक है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे एलिलोपैथी, एलिलोपैथी में भी क्या आता है, एलिलोपैथी, ओ आता है, ये भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है। तो थोड़ा सा ये ट्रिक है, पर पहले एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कि क्या होता है एग्रीकल्चर, क्या होता है एग्रोनॉमी। अब आपको पता है कि एक एग्रोनॉमिस्ट का काम क्या होता है, क्या काम है एग्रोनॉमिस्ट का, क्या करेंगे आप एग्रोनॉमिस्ट बन के। मैम पहले तो यही काम है कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इनपुट को कम करना है, और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। हाँ, क्या क्या करना है, आपको प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, और क्या करना है, मैम कॉस्ट को कम प्रोडक्शन करना है, कम करना है, हाँ, और और क्वालिटी को मैम इम्प्रूव करना क्वालिटी है, को इम्प्रूव करना है। क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। मैम बेसिकली फ्यूचर हम, की प्रॉब्लम यही है, क्वालिटी। हाँ, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, एग्रोनॉमिस्ट की ये बेसिक काम होता है कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए, कॉस्ट को कम किया जाए, और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है ना, ये एग्रोनॉमिस्ट के काम होता है। अब क्रॉप क्या होती है, क्रॉप क्या होता है, आप क्या समझते हैं, क्रॉप पढ़ लिया ना क्रॉप। अब आपसे कोई पूछ ले, आपने क्रॉप तो पढ़ लिया, होता क्या है क्रॉप। मैम क्रॉप। मैम हम्म, जो आ जाते हैं किसान का। आपने क्रॉप पढ़ लिया है भैया, खत्म होने वाला है आपका क्रॉप। इसका ऐसा ग्रुप जो मतलब इकोनॉमिकल पर्पज के लिए ग्रो किया जाता है। इकोनॉमिक पर्पज के लिए, चलो फिर भी ठीक है। क्या क्या, हाँ एक बार बताना गोल्डी। मैम ये ग्रुप ऑफ प्लांट होता है जो हम्म, इकोनॉमिक पर्पज के लिए ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और कोई बताओ। मैम हम्म, क्रॉप को डिफाइन कर सकते हैं, एक सेम सेम ग्रुप ऑफ प्लांट, और फॉर द पर्पज ऑफ फूड फीडर, हम्म, ग्रेन्स के लिए यूज करेंगे। देखो, क्रॉप इज अ प्लांट और प्लांट पार्ट, प्लांट भी हो सकता है, प्लांट का कोई पार्ट्स भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसे हम एक कोई स्पेसिफिक पर्पस, हमने एक स्पेसिफिक पर्पस चूज करके रखा हुआ है। जैसे कि जब हम वीट को ग्रो कर रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये हमारा एज अ फीड हम इसे यूज करेंगे, ठीक है ना। जब हमने चरी, है ना, चाहे वो सोरगम चरी हो, चाहे वो मेथ चरी हो, जब हमने इसको ग्रो किया है, तो हमारा पर्पस क्या है कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनका फॉडर बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने फ्लोरिकल्चर की ही अगर हम बात कर लें,
अगर हमने फ्लावर को ग्रो किया है, ठीक है ना, तो किस लिए ग्रो किया है? ताकि ये हमारी एस्थेटिक ब्यूटी को बढ़ा सके, ठीक है ना। तो जब हम प्लांट या प्लांट के पार्ट को किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, चाहे वो फूड हो, फाइबर हो, फ्यूल हो, एस्थेटिक ब्यूटी हो, किसी भी पर्पस से ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। क्या? प्लांट या प्लांट के पार्ट, ठीक है ना, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट या प्लांट के पार्ट जिसे हम ग्रो करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस से। वो पर्पस फूड हो सकता है, फाइबर हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, एस्थेटिक ब्यूटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब क्रॉप कल्टीवेशन क्या होता है? क्रॉप कल्टीवेशन क्या होता है? मैम क्रॉप कल्टीवेशन में क्रॉप को ग्रो करेंगे अंडर द मैनेजमेंट। चलो, और कोई कि क्रॉप कल्टीवेशन क्या होता है? सोच लीजिए, आप लोग एग्रोनॉमिस्ट बनने वाले हैं विद इन 6 to 7 month। जब हम क्रॉप को, है ना, कोई सेम स्पीसीज को हम रो में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ में, रोज में, या फिर हम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को जब हम फॉलो करते हैं और जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जब हमने कोई भी सेम स्पीसीज ली, उसे हमने रो में लगा दिया, है ना, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हमने फॉलो किया। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्या, कि हमने ब्रॉडकास्टिंग कर दी, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कल्टीवेशन कहते हैं, जिसमें हम सारी चीजें फॉलो करते हैं कि हाँ, उसमें हम सोइंग करेंगे, उसमें हम फर्टिलाइजर देंगे, है ना, उसमें हम बीड मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कल्टीवेशन बोलते हैं। when plant of same species are cultivated in rows or other systematic arrangement, it is called crop field or crop cultivation। याद रखिएगा, क्रॉप की डेफिनेशन, क्रॉप कल्टीवेशन की डेफिनेशन, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज बीइंग अ एग्रोनॉमिस्ट। और अब ये समझ लीजिए कि आप एग्रोनॉमिस्ट बनने वाले हैं, बन चुके हैं, फील करिए कि आप एग्रोनॉमिस्ट बनने वाले हैं। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में। ठीक है, बताइए कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम क्रॉप को? हम बहुत तरीकों से, जितने तरीके पॉसिबल है ना, जितना आपके दिमाग में आ जाए उतने तरीके से हम क्रॉप को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मैम पहला तो फैमिली की बेसिस पे कर सकता हूँ। फैमिली के बेसिस पे कर सकते हैं, वेरी गुड। दूसरा ऑन द बेसिस पर्पस के बेसिस पे कर सकते हैं। पर्पस, और कोई भी बताएगा? विपिन चुप हो जाइए। सीजन ऑन के द बेस बेसिस क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कर सकते हैं, वेरी गुड। और कोई बताओ? रीजन के आधार पर, रीजन, हाँ, रीजन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। क्लाइमेट, सीजन के आधार पे मैम। क्लाइमेट, हाँ, रीजन या फिर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। फिर और बताओ? मैम कार्टिलीडन के बेसिस पे कर सकते हैं। कॉटिलिडन के बेसिस पे, जैसे कि मैम एग्जांपल? मतलब मोनोकाट मोनोकॉट डाइकोट, हाँ, कॉटिलिडन के बेसिस पे कर सकते हैं। मैम सीजन के आधार पर, सीजन सीजन के आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सीजन के आधार पर। बट बीइंग अ एग्रोनॉमिस्ट आप एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन भूल गए, जो कि एज अ एग्रोनॉमिस्ट आपको तो सबसे पहले बोलना चाहिए था। डे लेंथ के हिसाब से। नहीं, हाँ, पहली डे लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं, पर वो एग्रोनॉमिस्ट के, चलो डे लेंथ भी लिख सकते हैं, पर एग्रोनॉमिस्ट के बेसिस पे सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बेसिस पे हम हमेशा बात करते रहते हैं, और सर ने उसी के बेसिस पे आपको क्रॉप पढ़ाई है, कि पहले हम ये पाली क्रॉप पढ़ा देते हैं, फिर हम ये पढ़ाएंगे, फिर हम इनको बता देंगे। सीरियल्स और ऑयल। हाँ, उसे हम क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है बीइंग अ एग्रोनॉमिस्ट। उसे एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप भी कहा जाता है, इकोनॉमिक यूज के बेसिस पे। एज अ एग्रोनॉमिस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक यूजेस
के बेसिस पे। क्या आप सीरियल के बेसिस पे यूज कर रहे हैं, मिलेट है ना, ऑयल सीड है, पल्सेस है, क्या है, किसके बेसिस पे आप यूज, फाइबर क्रॉप है, शुगर क्रॉप है। तो इकोनॉमिक यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ एग्रोनॉमिस्ट फॉर यू। ठीक है, और बताइए। बॉटनिकल बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, मतलब जितना आप समझ सकते हैं ना, जर्मिनेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, लीफ टाइप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं आप इसे, जितना आपको समझ में आ रहा है ना, रूट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जितना आपको, बहुत तरीकों से हम डिवाइड कर सकते हैं। स्पेशल यूजेस के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है ना, जितना टाइप से आपको समझ में आ रहा है ना, आप सब टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है, हाँ, ऑन्टोजेनी लाइफ साइकिल के बेसिस पे है ना, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और कुछ आपको खुद से भी मैंने बता दिया, वो तो सब आपको पता ही है। ठीक ना, ऑन्टोजेनी के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब क्या होता है, क्या होता है ऑन्टोजेनी मतलब, भैया लाइफ साइकिल। यस मैम। इतना डिसअपॉइंट मत करो यार, क्रॉप पढ़ने के बाद में ऐसा कर रहे हो तुम लोग। बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी है ना, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, क्या होता है लाइफ साइकिल का मतलब, देखो ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना क्योंकि ये बहुत इजी है, और दूसरी बात ये है कि आप क्रॉप पढ़, मतलब ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं सीड की। मैम हाँ, ड्यूरेशन के बेसिस पे मतलब लाइफ साइकिल कितने दिन में कंप्लीट कर रही है? सीड की सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग से तक। हार्वेस्टिंग। अब इसमें हार्वेस्टिंग क्या, कि फार्मर कब हार्वेस्ट कर रहा है, नो मैम, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी के बेसिस पे, वेरी गुड। फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी क्या होती है, जब 80% जो ग्रेन होते हैं उनका वेट कांस्टेंट आने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब भी हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम सीड को सोइंग से लेके फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी तक की बात करते हैं, ना कि हार्वेस्टिंग तक की। क्यों, मान लीजिए फार्मर के घर में शादी है, वो 10 दिन बाद कर रहा है, आपकी 120 दिन की क्रॉप है, तो क्या आप उसे 130 दिन की बना देंगे, नहीं ना, नो मैम। है ना। तो बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी कैसे डिवाइड करेंगे, पहली हो जाएगी आपकी एनुअल क्रॉप, दूसरी हो जाएगी आपकी बाइएनुअल क्रॉप, तीसरी हो जाएगी आपकी पेरेनियल क्रॉप। सभी जानते हैं इनके बारे में, ज्यादा टाइम यस नहीं मैम। लेंगे इसको कवर करने में। एनुअल क्रॉप वो होती हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो होती हैं विद इन अ सीजन या विद इन अ ईयर कंप्लीट करती हैं, उसे हम एनुअल क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड सब जानते हैं। बाइनअल क्रॉप क्या होती हैं, जो कि अपना लाइफ साइकिल जो होती है 2 ईयर में कंप्लीट करती हैं। फर्स्ट ईयर में इनका वेजिटेटिव फेज होता है, सेकेंड ईयर में इनका क्या होता है, फ्लावरिंग करती हैं, और मेच्योरिटी फेज होता है जहां पे ये सीड बना लेती हैं। ठीक है ना, जिसमें ये क्या करती हैं, सीडिंग करती हैं सेकेंड ईयर में। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइएनुअल क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे, मैम ऑनियन, शुगर कैन। हाँ, ऑनियन, शुगर कैन हो सकता है, और कैबेज, बताइए, फ्लावर, और क्या क्या, कैबेज। कैबेज हो सकता है, कैबेज हो जाएगा, ऑनियन हो जाएगा, शुगर कैन हो जाएगा, शुगर बीट हो जाएगा, बीट रूट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी मैंने यहाँ पे कुछ बता दिया आपको। अब पेरेनियल क्रॉप, पेरेनियल क्रॉप क्या होती हैं, जो कि 3 या फिर 3 साल से ज्यादा का समय लेती हैं। ठीक है ना, ये सीड इसमें बेयरिंग पैराग्राफ में, लगाए। जैसे कि, पैराग्राफ। हाँ,
नेपियर ग्रास भी हो सकता है इसमें एग्जाम्पल, और कोकोनट वगैरह भी हो सकता है। इन जनरल जो पेरेनियल क्रॉप होती है ना, वो 30 मंथ्स तक तो रहती ही है फील्ड पे। 30 मंथ्स मतलब कितना हो गया ये, 2.5 साल, ठीक है ना। इन्हें हम पेरेनियल क्रॉप कहते हैं। ये बहुत इजी क्लासिफिकेशन था, इसमें हमें कुछ नहीं समझना है। आगे आ जाते हैं बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। अब बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज, जो कि एज अ एग्रोनॉमिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज, ठीक है। कैसे हम डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक पर्पस, क्या कि हम कैसे अपना जो क्रॉप प्लांट है ना, जो हमारी क्रॉप है, हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। और बीइंग अ एग्रोनॉमिस्ट हमारे लिए इकोनॉमिक बेस्ड क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम इसे बहुत सारे टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया सीरियल, है ना। किसको हम सीरियल बोलते हैं, किसको हम सीरियल बोलते हैं। मैम पहले तो ग्रेमी फैमिली से बिलोंग होना चाहिए, अच्छा, ऐसा है। फिर उसका यूज मैं ग्रीन पर्पज में यूज करें। हाँ, और मैम मोस्टली रोमन बर्ड है और गोडेस ऑफ फूड। गॉडेस होता है, जिसका मतलब क्या होता है, गिवर ऑफ ग्रेन्स। क्या बोलते हैं जिसे, गिवर ऑफ ग्रेन। एक इंपॉर्टेंट बात बताओ कि किसके बेसिस पे हम कहेंगे सीरियल है, कोई करेक्टरिस्टिक ऐसा कि जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि अच्छा ये सीरियल है। मैम मोनोकाट होगा, नैरो लीफ हो सकती है। और कोई बताओ, चलो सोचो सोचो, अच्छे सोचो, कैसे हम कहेंगे कि ये सीरियल है, पल्सेस है, और ये ऑयल सीड है। आपको कुछ तो एक स्पेसिफिक करेक्टर बताया होगा कि हाँ ये चीज ऐसी होगी तो हम इसे ये कहेंगे। मैम जो सीरियल्स होता है लगभग वो मैक्सिमम ग्रैमनी फैमिली से आता है। मैम उसके कॉटिलीडन भी अलावा तो हो कुछ, सकता है, कॉटरी डाइकॉट होते हैं मैम, वो पल्सेस में आते हैं। एक मेजर जिसे हम सीरियल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें चलो ठीक है, फिर भी ठीक है। बेसिकली ये होता है कि इसमें स्टार्च होता है, भूल गए क्या, कार्बोहाइड्रेट। सीरियल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और उसी के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि सीरियल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, ऑयल सीड में फैटी एसिड ज्यादा होगा, फैटी एसिड ज्यादा होगा, और पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा। अदरवाइज आप अगर सीरियल्स को बोल दोगे कि ये ब्रॉड नैरो लीफ होती हैं, है ना, या फिर बोल दोगे आप कि ये मोनोकॉट होती हैं, और पल्सेस को आप बोल दोगे कि सारी की सारी डायकॉट होती हैं, तो फिर आप ऑयल सीड के बेसिस पे कैसे डिवाइड करोगे, फिर कैसे ऑयल सीड कहोगे, आप फाइबर क्रॉप किसे कहोगे फिर, है जिसका ना। मैम इकोनॉमिक यूज फाइबर में लेंगे फिर आपका। हाँ, जिसमें फाइबर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, वो फाइबर क्रॉप कहला जाएंगी। जिसमें शुगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगी, आपकी शुगर क्रॉप हो जाएंगी। तो इस तरीके से सीरियल में क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना, अप्रोक्सीमेटली अगर हम 70%। एवरेज की बात करें, हाँ 60 to 70% होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। और सीरियल जो है वो किससे लिया गया है, सिरस, CERA। रोमन बर्ड है मैम।
हाँ, ये कौन सा वर्ड है? रोमन वर्ड है। गोडेस्ट ऑफ ग्रेन। हाँ, जिसका मीनिंग क्या होता है? गॉडेस। जिसका मतलब क्या हुआ? गिवर ऑफ ग्रेन्स। जिसका मतलब क्या हुआ? गिवर ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, ये होते हैं आपके सीरियल्स। इस बेसिस पे हम सारा डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पूरा पीपीटी में आपको बता दिया है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका? मिलेट्स। क्या होती हैं मिलेट्स? मिलेट्स मैम रियल ड्राउट टॉलरेंट होती हैं पहले तो, और मिलेट्स का मिनरल। सबसे एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, मैम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये मिनरल रिच होती हैं। हाँ, मिनरल रिच होती हैं। पहला ये हो गया कि ये मिनरल्स होते हैं, इसमें न्यूट्रल्स सबसे ज्यादा होते हैं, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा, ये स्मॉल सीडेड होती हैं। क्या होती हैं? स्मॉल सीडेड होती हैं। फिर तीसरा ये होता है कि जहाँ पे ये जो ड्रॉट एरिया होता है, वाटर वगैरह की कमी होती है, वहां पे मेनली हम ग्रो करते हैं। और अगर हम देखा जाए ना सीरियल्स के कंपेयर टू, ठीक है ना, जैसे आप लोग बोल रहे थे ना ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करती हैं, है ना सीरियल को, तो फिर मिलेट कहाँ पे बिलोंग करेंगी? अगर आप स्पेसिफिक करेक्टर आप ये दे दोगे कि सीरियल जो है वो ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो फिर मिलेट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे आप? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या होती हैं, इसमें मिनरल्स न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी बहुत हाई है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हर कोई बोलता है मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, क्यों? क्योंकि इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई है। दूसरा, ये स्मॉल सीडेड होती हैं। तीसरा, ये इनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत कम होती है। तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं वहां पे हम मिलेट्स को ग्रो करते हैं। और अगर हम सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड के कंपेयर टू देखें, तो ये लेस एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं हमारी कंट्री में। लेस एरिया को क्या करती हैं? ऑक्यूपाई करती हैं। ये इसके करेक्टर्स हो गए। अब एक बात बताइए, ये मेनली ग्रासेस होती हैं, ठीक है ना? ये क्या होती हैं? पांचवा करेक्टर से लिख लीजिए, ये ग्रासेस होती हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है जितना इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ये स्मॉल सीडेड होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से आते हैं मिलेट्स में? मैम मिलेट्स को टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। मेजर मिलेट और माइनर मिलेट, हाँ। मेजर में कौन कौन सी आती है और मेजर माइनर में? में आएगा सोरगम आ जाएगा, सोरगम आ जाएगा, पर्ल मिलेट आ जाएगा, परमलेट आ जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं फिंगर मिलेट को भी कंसीडर कर लेते हैं फिंगर इसमें। मिलेट को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब और माइनर में? माइनर में फोक स्टाइल मिलेट हो गया, हाँ, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, और बार्नयार्ड मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट हो गया मैम, और और बताएं। मैम लिटिल मिलेट भी हो गया। हाँ, लिटिल मिलेट भी आ जाएगा। मोस्टली चीना, सांबा, कोदो, कुटकी। रोस्टर मिलेट, हाँ, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना। अच्छा, एक बात बताइए, मेज किस में आता है? मेज मैम सीरियल्स में आता है, क्यों ऐसा कि इसे, जैसे हम मिलेट में क्यों नहीं रखे इसे? क्योंकि मैम इसमें मिनरल कंटेंट लो होता है, इसमें स्टार्च वैल्यू हाई होती है इसकी, मिलेट्स की, वेरी मेज गुड, की। वेरी गुड, कि इसमें मिनरल कंटेंट जो होता है वो कम है, और स्टार्च जो है इसमें ज्यादा है। और साथ ही साथ आप जब सीड भी देखेंगे यस मैम। मिलेट का, तो वो भी, उसका साइज भी ज्यादा होता है, लार्जर होता है, ठीक है ना? इस वजह से हम मेज को किस में कंसीडर नहीं करते हैं? मिलेट में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या होता है मिलेट? यस मैम। और कोई क्यों नहीं बोल रहा है, ये बताओ। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन इसी का आ जाएगा, क्या? पल्सेस का। क्या होती हैं पल्सेस? मैम एक पल्सेस मैम प्रोटीन रिच होंगी, पहली बात तो ये। रिच इन प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे हम बोलते हैं ना
कि लेंटिल है, ठीक है ना, या फिर आपका हो गया ग्रीन ग्राम है। यस मैम। स्पेशली आप लोग ने देखा होगा जितने भी जिम बॉय होते हैं, है ना, जिम बॉय या जिम गर्ल जो भी, तो वो ग्रीन ग्राम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। अब और क्या, जैसे कि आपके बहुत सारे रेड लेंटिल्स हो गई, है ना, और किडनी बीन्स हो गया, किडनी बीन्स, राजमा, सभी बोलते हैं राजमा खाओ, हाई प्रोटीन है ना, यस मैम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस ब्लैक मैम। ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, है ना। तो ये क्या होती है, ये सारी पल्सेस होती हैं जो कि रिच इन प्रोटीन होती हैं, और मेनली हम इनका यूज जो होता है दाल के लिए करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे हम इसे कैसे एज अ फूड में दाल के फॉर्म में से हम खाते हैं, ठीक है ना। इसके क्या होते हैं, जो पॉड होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ग्रेन होते हैं, और उन्हीं का ये उनका इकोनॉमिक पोर्शन होता है। जैसे कि आप मटर देखेंगे, मटर का पॉड है, उसके अंदर ग्रेन्स हैं। आप अरहर देखेंगे, अरहर का पॉड है, उसके अंदर ग्रेन्स हैं। तो ये जो ग्रेन्स है यही इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना। मैम और क्वेश्चन ये ये ना, है, हाँ, क्वेश्चन ये है, पल्सेस और लेग्यूम में क्या डिफरेंस होगा? क्या पल्सेस और लेग्यूम्स। पल्सेस और लेग्यूम्स में क्या डिफरेंस होगा? ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। मैं इसको बताऊंगी, ठीक है ना, कि पल्सेस बेस लेग्यूम्स में क्या डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगी, ठीक है यस विपिन? मैम। क्योंकि मैंने लिटरली कभी ऐसे सोचा नहीं कि पल्सेस और लेग्यूम्स में क्या डिफरेंस होगा। इसको मैं कल बताती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, इसमें इसके जो स्टोवर वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इसके पॉड है ना, ये तो अपन ग्रैंड खा लेंगे, इसके पॉड हो गए, इसका जो भी स्टोवर वगैरह बचता है, ठीक है ना, ये इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका यूज क्या होता है, एक तो जैसे आप लोग ने देखा होगा ना, भूसा वगैरह जो होता है वो मेनली बोलते हैं पापा लोग कि सीरियल्स का नहीं दो, जैसे कि चना हो गया, है ना, इसका भूसा बनाते हैं घर पे, अरहर हो गया, इसका भूसा बनाते हैं। तो ये जो इनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है ना, उसको भी रिसाइकल कर लेते हैं, बहुत अच्छे से रिसाइकल कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑयल सीड क्या होती है? मैम जो फैटी एसिड रिच हो, हाँ, लाइक पफ पाया जाता, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी हाँ, एसिड। इसमें क्या होता है, ऑयल सीड में जो ऑयल सीड क्रॉप होती हैं उनमें फैटी एसिड ज्यादा होता है, फैटी एसिड ज्यादा होता है। इनका पर्पस जो होता है वो ऑयल पर्पस में किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में किया जाता है, ठीक है ना। मैम अब इसके एग्जांपल, हाँ, मैम जो पल्सेस होती हैं वो ड्राई सीड होता है लेग्यूम का, मतलब लेग्यूम को तो ऐसे फ्रेश सीड के रूप में ऐसे यूज करते हैं, ये अच्छा डिफरेंस है। अच्छा अच्छा, जो लेग्यूम्स होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब लेग्यूम्स का जो ड्राई सीड होता है वो पल्स कहलाता है, ऐसा? बस मैम जैसे कि कोई भी हाँ एक पल्स मतलब ले लो, कोई भी, जैसे मान लो ग्रीन ग्राम है, ठीक है, अगर हाँ वो फ्रेश सीड है तो फिर वो लेग्यूम हाँ, है, अगर वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तभी तो पल्स बनेगा। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है, आया समझ में विपिन? हाँ, मैंने तो मैम आल लेग्यूम आल पल्सेस हो सकता है क्या? ये मैं बता रही हूँ ना, मुझे सच में मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, मैं कल हो ये देख के सकता बताऊंगी। है। बताओ मैम गोल्डी, हो सकता है क्या? हो सकता है मैम, अभी गूगल से देखा है, वही बता रहे हैं हम। क्या? मैं इसको ना पूरा कल हो सकता है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। और यस मैं मैम। थोड़ा और कल देख लूंगी, है ना, तो मैं बता दूंगी इसके बारे में। अब इसके एग्जाम्पल बताओ ऑयल सीड के। एलसी ग्राउंड में नट, ग्राउंडनट आएगा, हम्म सीसम आएगा, जीरा, मस्टर्ड एसिड मस्टर्ड आएगा, हम्म, और सोयाबीन को भी आंशिक कंसिडर करते हैं। सेसमी, सनफ्लावर, जितना आपको ऑयल सीड पता है सारी आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और बताइए कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, और इकोनॉमिक पर्पस के बेसिस पे? फाइबर,
मैम शुगर, हाँ फाइबर, शुगर, शुगर या फिर स्टार्च क्रॉप, ठीक है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, शुगर एंड स्टार्च दोनों चीजें हाई होती हैं, शुगर एंड स्टार्च दोनों चीजें इसमें हाई होती हैं, ठीक है ना। जो भी क्रॉप को हम कल्टीवेट करते हैं फॉर द शुगर एंड स्टार्च पर्पज, उसे हम शुगर या स्टार्च क्रॉप कहा जाता है, जैसे शुगर कैन, शुगर व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, एस्पेरगस, है ना। जो एस्पेरगस की रूट होती है, आई थिंक उसी से वो अपना साबूदाना बनता है ना। यस मैम, स्प्रेगस हाँ, स्प्रेगस की टेक्निक। रूट जो होती है उससे, है ना, अपना साबूदाना बनता है। अब फाइबर क्रॉप क्या होती है, मैम कॉटन हो गया, लिनसीड हो गया, जिससे हम जो फाइबर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। अब जूट डिफरेंट हो गया, डिफरेंट टाइप मेस्ता के, हो गया। हाँ, अब फाइबर को भी हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो कि सीड से फाइबर मिलता है, फाइबर क्रॉप को भी, है ना। एक वो जिससे स्टेम या फिर बास्ट फाइबर भी कहा जाता है उसे, जैसे हमारा जूट सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया इसका। एक वो होता है जिससे लीफ से फाइबर मिलता है, ठीक है ना। फाइबर क्रॉप को भी हम इस तरीके से डिवाइड कर मैम सकते हैं। सीड में सीड कॉटन से हो गया, फाइबर, हाँ, सीड का कॉटन। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉटन हो गया, और ठीक है स्टेम ना। का जूट हो गया, सन हेम्प हो गया। हाँ, जूट हो गया, मैस्टा हो गया, सनहेम्प हो गया, है ना। और लीफ से क्या हो गया आपका, जैसे अगावे, पाइनएप्पल, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल होते हैं, याद रखिएगा ये चीजें ना, जब छोटी छोटी सी है लेकिन जब पूछी जाती है ना पेपर में तो हम अटक जाते हैं, ठीक है ना। और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सर फॉरेस्ट क्रॉप हो सकता है। क्या, फॉरेस्ट। हाँ फॉरेस्ट क्रॉप भी होती हैं कि जैसे हम फॉडर पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और हम स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका यूज हम फ्लेवर, टेस्ट, कहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। मैम मेडिसिनल एंड एरोमेटिक में आ जाएगा। हाँ, देखो, एक हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट के हिसाब से, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, फ्लेवर, टेस्ट, है ना, कलर वगैरह ऐड करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे जैसे आपको पता है जिंजर, गार्लिक, फेनुग्रीक, है ना, एग्जांपल पढ़ लेना। मेडिसिनल प्लांट जिसका यूज हम मेडिसिनल बनाने, मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल मिंट वगैरह। बेवरेजेस हो गया, ठीक है ना। तो बेवरेजेस में सबको पता है जैसे टी, कॉफी, कोको वगैरह होता है। इम्पोर्टेंट अपने लिए क्या है, नारकोटिक्स, ठीक है ना। जैसे अभी आप पढ़ेंगे टोबैको, टोबैको से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी सर टोबैको पढ़ाए ना तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। गांजा हो गया, ओपियम पॉपी हो गया, ठीक है ना, जिसका यूज किसके लिए करते हैं, स्टिमुलेटिंग, नंबिंग, ड्रॉसिंग, रिलाइसिंग, है ना, इनके लिए करते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब और बताइए, चलिए अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन आपका आ जाएगा सीजन के बेसिस पे। सीजन के बेसिस पे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, सीजन के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका खरीफ सीजन, एक होता है आपका खरीफ सीजन, दूसरा होता है आपका रबी सीजन, और तीसरा आपका होता है जायद या फिर समर सीजन। क्या होता है खरीफ सीजन, जिसमें हम सोइंग करते हैं जून जुलाई में, है ना, और हार्वेस्टिंग कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर में, उसे हम बोलते हैं खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में क्या होता है, जो क्रॉप होती है उसे वार्म और थोड़ा सा वेट वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हाँ, वार्म एंड ह्यूमिड बोल सकते हैं, वार्म एंड वेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आपकी क्रॉप का हो जाएगा जैसे राइस, मैम कॉटन हो वीट, जाएगा, कॉटन, ग्राउंडनट, है ना, ये सारा आपके जितने सोयाबीन। आप चाहें, हाँ सोयाबीन, आप जितने चाहें उतने एग्जाम्पल्स रख सकते हैं। रबी में क्या हो जाता है, जो कि अक्टूबर नवंबर में इनकी सोइंग होती है और जनवरी फरवरी में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसे हम रबी क्रॉप बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, कोल्ड लेकिन ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई वेदर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको जितने चाहें आप उतने दे दो, वीट हो गया, ग्रीन, सॉरी, आपका पी हो गया,
है ना, कैबेज, ग्राम। कॉलीफ्लावर, बार्ले, ओट, है ना। हाँ, मक्का। ग्राम हो गया, ठीक है ना। जितने आप चाहें उतने एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जायद क्या होता है, जिसकी सोइंग आप फेब मार्च में करते हैं और हार्वेस्टिंग आप कब करते हैं, मई जून में करते हैं। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है ये, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सिसमी, काउपी, है ना। इन्हें ग्रोथ के लिए वार्म ड्राई वेदर चाहिए होता है, वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए होता है इन्हें ग्रोथ के लिए, क्योंकि फरवरी मार्च है उस टाइम पे थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन ड्राई वेदर जैसे मई जून में आते हैं। और लॉन्गर डे लेंथ चाहिए होता है फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए ना क्या चाहिए होती है, लॉन्गर डे लेंथ चाहिए होती है। ये याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट्स याद रखिएगा, बहुत ईजी है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक ना, सबको पता ये बात है। अब हम कमर्शियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कमर्शियल क्लासिफिकेशन कैसे, जैसे कि आप यहीं पे देख लीजिए कि फूड क्रॉप, जिसका यूज हम फूड के लिए करते हैं। फॉडर या फॉरेस्ट क्रॉप हो गया, ठीक है ना, जिसका यूज हम फॉडर एंड फॉरेस्ट के लिए करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्रॉप हो गया, ठीक है ना, जैसे कॉटन हो गया, शुगर कैन, शुगर बीट, टोबैको, जूट, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कौन सी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्रॉप है। फूड एडजुवेंट के लिए करते हैं, जैसे टर्मरिक, गार्लिक, क्यूमिन, एलम, है ना। ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से इसके एग्जाम्पल से याद रखिएगा कि कौन सी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्रॉप है, जैसे कॉटन, शुगर कैन, शुगर बीट, टोबैको, जूट, एक्सेट्रा। क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल क्रॉप जो कि ट्रॉपिकल जोन में ग्रो होती हैं, कोकोनट और शुगर कैन हो गया। सब ट्रॉपिकल ग्रो क्रॉप जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होती हैं, जैसे राइस एंड कॉटन हो गया। टेम्परेट क्रॉप वीट एंड बार्ले हो गई। पोलर क्रॉप जो कि ऑल पाइन्स, जितने भी पाइन्स होते हैं सारे, या पास्चर ग्रासेस हो गई, है ना। ये सारी क्या होती हैं आपकी क्लाइमेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया।